हेलो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे जो ग्रेड 1 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही थी उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो 3 दिन का गैप हो गया है, तो 15 क्वेश्चन है आज भी, और ये 3 फरवरी का पेपर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है आज भी पेडागोजी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में जॉन डीवी ने बल दिया है। शिक्षा में जॉन डीवी ने बल दिया है काम करके सीखना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है रटने से सीखना यानी रोट लर्निंग। तीसरा है ऑथोरिटेरियन शिक्षण विधियाँ या अधिकारवादी। चौथा ऑप्शन है अनुकरण और मॉडलिंग। तो यहाँ पे शिक्षा में जॉन डीवी का बताना है। तो आप जानते हैं कि जॉन डीवी ने कौन सी शिक्षा पर बल दिया था? प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो जो प्रगतिशील शिक्षा है, ये प्रगतिशील शिक्षा किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। बाल केंद्रित शिक्षा भी जॉन डीवी ने दिया था। तो जो प्रगतिशील शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा का मीन्स क्या है कि नए साधनों का प्रयोग करना। ये प्रगतिशील का मतलब है नए साधनों का प्रयोग, जो जॉन डीवी ने बात कही थी। ठीक है, तो इनने इस प्रगतिशील शिक्षा में क्या बताया था कि जो शिक्षा है वो करके सीखने पर आधारित है, यानी करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया था जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लर्निंग बाई डूइंग, आंसर ए। ठीक है, ए आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया है, ये ओशुवेल का आपने पढ़ा होगा, 4 टाइप की लर्निंग स्टाइल उन्होंने बताई थी, उनमें से ये एक है रोट लर्निंग। और ऑथोरिटेरियन शिक्षण विधियाँ, ये आप जानते हैं, ये एक प्रकार की पेरेंटिंग स्टाइल है, जिसमें ये ऑथोरिटेरियन कौन सी है? जिसमें सत्तावादी होती है। ठीक है, यानी कि जिसमें नियम कानून बहुत ज़्यादा होते हैं और उसको फॉलो करने के लिए माता पिता का सपोर्ट बहुत कम होता है, ये ना के बराबर होता है, तो ये सत्तावादी होती है। और ये अनुकरण और मॉडलिंग क्या है? यानी जो ऑब्जर्वेशन थ्योरी में बंडुआ ने दिया था ऑब्जर्वेशन थ्योरी, तो उसमें अनुकरण और मॉडलिंग पर बल दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, भय या क्रोध के दौरान हृदय गति बढ़ाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए दिया है इंसुलिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, एड्रेनालिन हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। तो भय और क्रोध जब बढ़ जाता है तो हृदय की गति तीव्र हो जाती है। तो वो कौन सा हार्मोन्स है? वो एड्रेनालिन हार्मोन्स है कि जब एड्रेनालिन हार्मोन्स का स्त्रवण होता है तो भय और क्रोध के दौरान हृदय की गति बढ़ जाती है। कब? जब एड्रेनालिन हार्मोन्स तेज गति से स्रावित होता है या एड्रेनालिन हार्मोन्स इसका स्रावण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन में है, देखिएगा ध्यान से। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेकित मूल्यांकन यानी कि समेटिव इवोल्यूशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ, यह जानने के लिए कि छात्र की रुचि और काम की आदतें क्या हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाणित या ग्रेड करने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया है सीखने की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन दिया है विशिष्ट शिक्षण समूहों को छात्रों को निर्दिष्ट करने के लिए। तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट, यानी योगात्मक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन। तो जो योगात्मक होता है ये साल के अंत में होता है, यानी कि इसमें स्टूडेंट को फेल या पास करना इंपॉर्टेंट होता है, अगली कक्षा में प्रोन्नति करना होता है समेटिव में। और जो एनुअल पेपर होते हैं, एनुअल पेपर, सेमेस्टर पेपर, तो ये सब किस में आते हैं? समेटिव इवैल्यूएशन में, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन में। ठीक है, या समेकित मूल्यांकन में। तो जिसमें ग्रेडिंग भी दी जाती है। समेटिव मूल्यांकन में ग्रेड करना होता है, नामांकित करना होता है कि ए ग्रेड पाया कि बी ग्रेड पाया, कितने नंबर पाया, क्या नहीं पाया, ये सब समेटिव इवैल्यूएशन में होता है। और जो फॉर्मेटिव होता है उसमें नैदानिक और औपचारात्मक होता है, उनकी कमियों का पता लगाया जाता है, कमजोरियों का पता लगाया जाता है, किसमें? फॉर्मेटिव असेसमेंट या अनौपचारिक में। तो इसमें क्या होता है कि जो समेटिव दिया हुआ है, मैंने बताया कि उसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाणित या ग्रेड करने के लिए ये होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और इसमें एनुअल पेपर जो होते हैं, सेमेस्टर पेपर होते हैं, ये सब समेटिव में आते हैं, साल के अंत में होता है समेटिव इवैल्यूएशन। और फॉर्मेटिव असेसमेंट ये साल के बीच बीच में होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के दिए हुए हैं कि छात्रों की आदतें, रुचि और काम का पता लगाना होता है, उनकी प्रगति की निगरानी करना होता है, कितनी प्रगति कर रहा है, और ये जो है ये उसमें आता है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। तो समेटिव में क्या आता है? ग्रेडिंग करना, प्रमाणित करना और अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, ये सब समेटिव इवैल्यूएशन के गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है मानदंड, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को निर्धारित करना। सेकंड दिया हुआ है माता पिता की उम्मीदों को पूरा करना। थर्ड दिया हुआ है संस्थान में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम लोकाचार विकसित करना। फोर्थ दिया हुआ है एक कुशल कार्यालय प्रबंधन प्रणाली विकसित करना। तो शैक्षणिक पर्यवेक्षण या एजुकेशन सुपरविजन का पर्पज बताना है। तो ये मानदंड, प्रथाओं को निर्धारित करना, ऐसा कुछ नहीं है, माता पिता बिल्कुल नहीं, संस्थान में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम लोकाचार विकसित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये एजुकेशनल सुपरविजन का पर्पज है क्या? कि जो संस्था है, जो स्कूल है, वहाँ पे सकारात्मक शिक्षण अधिगम विकसित हो।
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गहन अधिगम का सिद्धांत निम्न को महत्व देता है। गहन अधिगम यानी कि द थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, ये किसकी थ्योरी है, यानी कि जो सूझ का सिद्धांत था उसकी बात करता है। ये कोहलर ने दिया था, ये गेस्टाल्टवादी है कोहलर। गेस्टाल्टवाद में और कौन आ जाता है, कोहलर, बर्दीमर, कोफका और कोटलेबन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जो सूझ की सिद्धांत की थ्योरी है ये मुख्य रूप से किस पर बल देती है, संज्ञान पर या संज्ञानात्मक थ्योरी पर। तो जो संज्ञान पर बल देती है, तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जो संज्ञान से रिलेटेड होती हैं, कॉग्निशन से रिलेटेड होती हैं, जैसे विचार, तर्क, ये चिंतन वगैरह, ये सब संज्ञान से कनेक्ट होती हैं। जैसे जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी थी तो वो एक संज्ञानात्मक पक्ष दिया हुआ था, तो उसमें भी क्या था, जो संज्ञान था उसमें ये चिंतन प्रक्रिया, चिंतन करना, ये संज्ञान का एक भाग होता है। ठीक है, तो जो सूझ का सिद्धांत था ये गेस्टाल्टवादी थ्योरी थी, कोहलर ने दिया था। इसमें क्या किया था कि वन मानुष के ऊपर प्रयोग किया था इन्होंने। जब वन मानुष के ऊपर कैसा प्रयोग किया था कि ऊपर केले टांग दिए थे और वहाँ नीचे 2-3 छड़ी डली हुई थी, तो उन छड़ी को वो देखता है और ये सोचता है, क्या करता है, विचार करता है, यानी विचार चिंतन, विचार करता है कि उस केले को कैसे हम पाएँ। तो इन लकड़ियों को जोड़ करके, यानी कि इमेजिन कर रहा है कि यदि मैं इन लकड़ियों को तीनों को जोड़ करके, बांध करके और बड़ी लकड़ी बना करके वो केला का गुच्छा मैं पा सकता हूँ। यानी कि वो क्या कर रहा है, इमेजिन किया, उसने विचार किया। तो चिंतन वगैरह, तर्क और जो कल्पनाशीलता है, इमेजिनेशन है, ये किस में आता है, गहन चिंतन में, यानी कि जो थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, सूझ का सिद्धांत। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट होगा। ठीक है, कि जो वन मानुष जो प्रयोग किया गया था जिसके ऊपर, वो पहले क्या करता है, पहले तो वो विचार करता है, यानी थिंकिंग करता है कि वहाँ पे ऊपर केला है तो उसको मैं कैसे पाऊँ। फिर क्या करेगा, वो तर्क करेगा। ठीक है, कि ये लकड़ी पड़ी हुई है, इनको जोड़ूं, या डिब्बे रख देते हैं तो डिब्बे के ऊपर डिब्बा रख के वो उसके ऊपर चढ़ करके फिर वो इमेजिन करके सोचता है कि हाँ मैं ऐसा करके वो केला वहाँ का मैं पा सकता हूँ। ये एक लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी बांधूँ, फिर लकड़ी बांधूँ तो ये लकड़ी बड़ी हो जाएगी, इस तरह से मैं ये केला का गुच्छा यहाँ पे, या केला है या अंगूर का गुच्छा कुछ भी, तो उसको मैं पा सकता हूँ। तो एक प्रकार की कल्पनाशीलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी, यानी कि विचार, तर्क तथा कल्पनाशीलता इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी में ये डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक शिक्षक का मुख्य कार्य निम्न होता है, विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में मदद करना, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना, केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, लगातार विद्यार्थियों की गलतियों को इंगित करना। तो लगातार विद्यार्थियों की गलतियों को इंगित करना बिल्कुल गलत बात है। एक तो क्वेश्चन को नेगलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे हम यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं, ये गलत हो गया। केवल शिक्षण पर ध्यान देना, शिक्षक का ऐसा बिल्कुल नहीं, केवल शिक्षण पर ही ध्यान दे। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना, ठीक है एक हद तक अनुशासन में रखना। विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में मदद करना, अब इन दो में से एक ज़्यादा कौन सही है इसको छांटना है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य, यहाँ पे मुख्य कार्य बताना, तो मुख्य कार्य क्या है कि सीखने में मदद करना, अनुशासन में रखना ये मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जो विद्यार्थी सीख रहा है उसमें उसकी हेल्प करना। ठीक है, मदद करना, सहयोग देना, उनको डायरेक्शन देना कि कैसे सीखना है, ऐसे सीखो वैसे सीखो, ये डायरेक्ट उसको डायरेक्शन देना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सिवाय इसके सभी को बड़े और छोटे बच्चों के बीच ध्यान देना है कि स्मृति में अंतर को ध्यान में रखते हुए पाया गया, यानी कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चों के बीच में करना है कि क्या नहीं है। स्मारक का उपयोग यानी यूज ऑफ मेनिमोनिक, तो ये है छोटे बच्चों और बड़े बच्चों में, मतलब छोटे बच्चों में कम याददाश्त होती है, बड़े बच्चों में ज़्यादा होती है मेमोराइजेशन की। यूज ऑफ स्ट्रेटजी, यानी स्ट्रेटजी भी छोटे बच्चों की छोटी छोटी होंगी, बड़े बच्चों की बड़ी होंगी, बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी होंगी, वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और तीसरा दिया हुआ है बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता यानी इंक्रीज्ड इंटेलिजेंस। और फोर्थ ऑप्शन में बात करते हैं प्रक्रमण की गति एवं अनुकूलता यानी स्पीड एंड इफिशियंसी ऑफ प्रोसेसिंग। तो ये भी छोटे और बड़े बच्चों की अलग अलग होगी, छोटे बच्चे धीमे गति से करेंगे, बड़े बच्चे स्पीड गति से करेंगे, तो ये भी हो जाएगा। अब क्या नहीं है इसके सिवाय, यानी बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता, इंक्रीज्ड इंटेलिजेंट, ये कोई वो नहीं है। हो सकता है छोटे बच्चों की बुद्धि ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज्ड हो, बड़े बच्चे की कम हो, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, तो अपन जानते ही हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा निम्न के लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है, अवधारणात्मक सोच, गहन सोच, तार्किक सोच, विश्लेषणात्मक सोच। तो भाषा निम्न के लिए आवश्यक स्थिति नहीं है, तो किसके लिए नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए है, यानी गहन सोच, लॉजिकल सोच यानी तार्किक, हम लॉजिक लगाएंगे, तर्क वितर्क करेंगे, तो इसके लिए भी है। विश्लेषणात्मक सोच के लिए भी है, किसके लिए नहीं है, परसेप्चुअल थिंकिंग, अवधारणात्मक सोच, इसके लिए भाषा आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विद्यार्थियों को स्व अध्ययन का अवसर दिया जाना चाहिए, यह निम्न के सिद्धांत के अनुरूप है। स्व अध्ययन यानी कि अपने बारे में अध्ययन करना, यानी इंट्रापर्सनल
जो है ये इंट्रापर्सनल की बात कौन किसने किया था, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में किया था। ठीक है, अब ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, मानसिक प्रवृत्ति, बहुप्रतिक्रिया, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग तो बिल्कुल होगा ही नहीं। मेंटल स्टेट, मानसिक प्रवृत्ति, ये भी नहीं है। तो जो बहुप्रतिक्रियाएं हैं यानी मल्टीपल रिस्पॉन्सेस हैं, इनमें से वह स्व अध्ययन कर सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैटल के अनुसार सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता, समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता और शिक्षा और अनुभव की स्वतंत्रता निम्न कहलाती है। जो कैटल ने तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था, तरल ठोस बुद्धि दी थी, तो उसमें से बताना है कि समस्या को सुलझाने के लिए जो आवश्यक क्षमता है उनमें से कौन सी बुद्धि आती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस या स्थिर बुद्धि, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता पूर्ण बुद्धि, मात्रात्मक बुद्धि और प्रसंस्करण बुद्धि। तो मात्रात्मक बुद्धि और प्रसंस्करण बुद्धि ये तो कैटल ने दिया ही नहीं है, कैटल ने ओनली दिया है तरल और ठोस बुद्धि। तो जो समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता है वो कौन सी बुद्धि है, वो फ्लूइड बुद्धि है, बुद्धि दी हुई है, यानी कि अस्थिर बुद्धिमत्ता। ठीक है, तरल बुद्धि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तरल बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों और छात्रों को एक सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए, यानी कि एक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो शिक्षक केंद्रित इसमें नहीं होगा क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड में क्या होगा, टीचर आएगा, शिक्षक आएगा, लेक्चर देगा और चला जाएगा, तो ओनली इसमें शिक्षक एक्टिव रहेगा। सामाजिक रचनावादी हो सकता है, देखते हैं। व्यवहारिकता और संज्ञानवाद, तो व्यवहारिकता, जैसे व्यवहारिकता में भी हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा किसमें होगा, सामाजिक रचनावादी यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में। ठीक है, यानी कि वो सोशल में रह करके सबके साथ मिल करके जो होते हैं, संलग्न होते हैं, जैसे शिक्षक और छात्र दोनों आपस में मिल करके बातचीत करेंगे, तो इसमें ये सामाजिक रचनावादी में शिक्षक और छात्रों के बीच एक्टिव कम्युनिकेशन होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ एकाधिक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता को कहा जाता है। एकाधिक बुद्धि या मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। कहीं कहीं 9 भी मिल रहा है और 10 भी मिल रहा है। तो ये NCERT की जो 12th की बुक है उसमें 8 दी हुई हैं, इसलिए मैं 8 ही आपको बता रही हूँ। तो अपन को जानना है पौधों की सभी किस्मों की पहचानने के लिए, यानी पौधों की जो सभी किस्मों को पहचानते हैं वो कौन से हैं, जैसे जीव विज्ञानी होते हैं। ठीक है, ये जीव विज्ञानी यानी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन रखते हैं, ये जानते हैं, जीव विज्ञानी होते हैं। पौधों की किस्मों के बारे में जानते हैं, वो माली होते हैं। तो माली और जीव विज्ञानी, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इनमें प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है, प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे स्थानिक बुद्धि दिया हुआ है, स्थानिक बुद्धि में क्या आएगा, स्थानिक बुद्धि में कार्टूनिस्ट आ जाएंगे। ठीक है, कार्टूनिस्ट आ जाएंगे, और जो चित्रकार होते हैं, चित्रकार वगैरह भी आ जाएंगे, ये सब इसमें स्थानिक बुद्धि में आ जाएंगे। शरीर गति संवेदी बुद्धि में खिलाड़ी आ जाएंगे, डांसर आ जाएंगे। और अंतराव्यक्तिक यानी इंट्रापर्सनल, जो स्वयं के बारे में, अपने बारे में जानना हो, अपने बारे में जो स्वाध्ययन करते हैं वो इसमें आएंगे, स्वाध्ययन, अंतराव्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, और एक और होता है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होता है, यानी जो दूसरों के बारे में जानता है, जैसे सेल्समैन हो गया, सेल्समैन हो गया। ठीक है, यहाँ पे और भी होती हैं। एक होता है भाषाई बुद्धि, तो 5 हो गए, एक छठवां हो गया भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि में क्या होता है कि जो शब्दों के जाल लपेटने में निपुण होता है, जैसे कवि, साधु, संत, ये भाषाई बुद्धि हो गया। और एक तार्किक बुद्धि भी होता है, तार्किक बुद्धि, जैसे तार्किक बुद्धि में गणितज्ञ आ जाते हैं, वैज्ञानिक आ जाते हैं तार्किक बुद्धि में। एक संगीतिक बुद्धि हो गया 8वां, तो संगीतिक बुद्धि में जो संगीतकार होते हैं, जो संगीत गायक होते हैं, गाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, उनमें संगीतिक बुद्धि पाई जाती है। और इनके अलावा एक और जो 9वीं और 10वीं होती है, तो आध्यात्मिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि, ये 9वीं और 10वीं होती है, लेकिन यहाँ पे अपन 8 ही पढ़ रहे हैं क्योंकि NCERT के अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना दिया हुआ है। तो NCERT में 8 प्रकार की दी हुई हैं, प्राकृतिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक, गतिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, तार्किक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि, और एक और भाषाई बुद्धि। ये 8 बुद्धि बताई गई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता के 3 स्तरों के तहत कितने चरण हैं। जो लॉरेंस कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। तो इनमें से जो 3 स्तर बताए हैं, इनके 2-2 बताए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि 6 चरण हैं, 3 स्तरों के तहत 6 चरण हैं। ठीक है, अब ये जो 6 चरण हैं इन पे बात कर लेते हैं। जो 6 चरण दिया है तो वो कौन कौन से हैं। पूर्व परंपरागत में 2 बताए, कौन कौन से, दंड और आज्ञा पालन की अवस्था, दंड और आज्ञा पालन की अवस्था पहला। दूसरा इसमें क्या बताया कि व्यक्तिगत सापेक्षवादी उन्मुखता, या इसी को और भी बोल सकते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी या पुरस्कार उन्मुखता।
और जो परंपरागत थी तो परंपरागत को भी दो भागों में बांटा है। तो उसमें से कौन कौन सा, एक तो गुड गर्ल और गुड बॉयज़ यानी अच्छा लड़की अच्छी लड़की, तीसरा, और चौथा क्या बताया उसमें कि कानून व समाजोन्मुखता, ठीक है, ये चौथी हो गई, और परंपरागत की दूसरी है। और तीसरा जो स्तर था पश्च परंपरागत, तो पश्च परंपरागत में 2 स्टेज बताई थी कौन कौन सी, इसमें से इसकी पहली थी और शुरुआत से करें तो ये 5वीं आएगी कि सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, ठीक है, क्या सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। और जो छठवीं थी सर्वात्मिक या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये तो 6 बताई थी। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने 3 स्तरों में 6 चरण बताए थे, यानी 3 लेवल और 6 स्टेज। 14 क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता खाली स्थान को प्रकलित करता है अनाश्रित चर, बाह्य चर, मध्यवर्ती चर और आश्रित चर। तो अनाश्रित चर, इसी को हम स्वतंत्र चर भी बोल सकते हैं। अपन ने पढ़ा है कि स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, ठीक है, और जो आश्रित चर है वो छात्र होता है, और मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम होता है। तो ये कोई बात ही नहीं है जो सेकंड में दिया हुआ है। तो प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता, तो प्रयोगकर्ता कौन होगा, शिक्षक होगा, तो शिक्षक अनाश्रित चर है यानी स्वतंत्र चर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित पर जोर नहीं देता। किस पर जोर नहीं देता, समस्या निवारण पर, विषय वस्तु का एक अच्छी तरह से परिभाषित मुख्य भाग पर, सामान्य उद्देश्यों पर, विभिन्न विषय वस्तु का एकीकरण पर। तो जो कोर पाठ्यक्रम है वो किस पर जोर नहीं देता, समस्या निवारण पर जोर नहीं देता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।